हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th की जो आपकी वोवन वर्ड्स बुक है उसका ऐसे 6, ऐसे बोले तो हिंदी में निबंध, और उस ऐसे का नाम है द स्टोरी। इस स्टोरी का, इस निबंध का एक्सप्लेनेशन मैं पूरा दे चुकी हूँ। आप चाहे तो हमारे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको। और आज मैं कवर करने वाली हूँ इसी द स्टोरी निबंध के समरी और important question and answers. So let's begin with our summary. The story is an essay written by E.M. Foster. ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे है, एक निबंध है जिसको किसने लिखा है? E.M. फॉस्टर। E.M. का फुल फॉर्म है एडवर्ड मॉर्गन। फॉस्टर वॉज अ प्रोमिनेंट इंग्लिश राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। जो फॉस्टर हैं ऑथर, ये प्रोमिनेंट यानी बहुत फेमस राइटर हैं, नॉवेल्स, किताबें लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं 20वीं सदी के यानी 20th सेंचुरी के। अभी 21st चल रही है। द राइटर एक्सप्लोर्स द 3 टोन्स ऑफ द रीडर्स हु अप्रोच अ नॉवल। तो जो राइटर हैं वो क्या बताते हैं इस बेसिकली इस चैप्टर में कि जो लोग अलग अलग नॉवेल्स यानी अलग अलग उपन्यास पढ़ते हैं वो किस तरीके से उस नॉवल को पढ़ के समझते हैं। तो उन्होंने 3 टोन्स यानी 3 डिफरेंट लोगों से एक सवाल पूछा है कि व्हाट डज अ नॉवेल डू, नॉवेल क्या करती है। तो इस एक कॉमन सवाल का 3 अलग अलग लोगों ने कैसे और क्या जवाब दिया है ये अब हम यहाँ पढ़ेंगे। द फर्स्ट वॉइस यानी पहले आदमी ने सवाल का क्या जवाब दिया। इन दी ऐसे सीम्स लाइक अ गुड टेम्पर्ड। तो उसको पहले आदमी का जवाब सुन के ऑथर को लगा कि वो एक गुड टेम्पर्ड पर्सन है, यानी इसको इतनी इजीली गुस्सा नहीं आता, बहुत काम, बहुत शांत रहने वाला आदमी है। Who knows what a novel is, और उसको पता भी है कि नॉवेल आखिर होती क्या है, क्योंकि वो बोलता है कि नॉवेल टेल्स अ स्टोरी, नॉवेल कहानी बताता है। He seems to be occupied in some tasks but is polite enough. उसके जवाब से ऐसा लगता है कि वो कोई टास्क में, कोई काम करने में बिजी है, बट फिर भी वो काफ़ी पोलाइट है क्योंकि उसने हमारे जवाब का उसने सवाल बहुत पोलाइटली और बहुत शांत से स्वभाव से दिया। एंड ही मे नॉट हैव द टाइम फॉर रीडिंग अ नॉवल। अब ये आदमी ऐसा है कि इसके पास नॉवल पढ़ने का टाइम नहीं रहता, बट इसको पता है कि हाँ नॉवल क्या होती है, स्टोरी क्या होती है, इसको मालूम है। बट ही नोज इनफ दैट द नॉवल कन्वेज अ स्टोरी। पर इसको क्लियरली पता है कि जो नॉवल होती है वो स्टोरी कन्वे करती है, यानी कि हमें कहानियाँ बताती है। तो पहले आदमी का ये रिएक्शन था। दूसरे आदमी से जब सवाल पूछा गया, द सेकेंड टोन इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ गोल्फर। तो जो सेकेंड आदमी था वो कौन था? एक गोल्फर, यानी गोल्फ खेलने वाला एक प्लेयर। हु रिप्रेजेंट्स एन एटीट्यूड एंड दीज आर अनदर टाइप ऑफ रीडर्स। अब वो गोल्फ खेलने वाला इंसान है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उसमें अग्रेशन, गुस्सा भरा रहता है, टाइम ना वेस्ट करूँ, जल्दी अपना गोल करूँ। तो इस तरीके का वो एक एटीट्यूड कैरी करता है, और ये भी एक अनदर टाइप का रीडर ही है अगर ये नॉवल रीड करता है तो। दीज रीडर्स आर ब्रिस्क। इस तरीके के जो रीडर होते हैं जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं वो थोड़े ब्रिस्क रहते हैं, यानी दे वांट टू गेट थिंग्स डन क्विकली। जो भी काम है जल्दी करूँ, यानी कि मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब मत करो, जल्दी पूछो क्या सवाल है, ऐसा। अग्रेसिव, थोड़े गुस्सैल भी होते हैं, अरे हार गए, गोल छूट गया। तो ये जो रीडर्स होते हैं इनका बेसिक नेचर थोड़ा अग्रेशन वाला होता है। दे डू नॉट डिग इन टू द मैटर ऑफ द नॉवल। नॉवल का जो पूरा मैटर है, जो उसमें स्टोरी है, वो उसमें इतना डिग नहीं करेंगे, यानी इतना खोद के, इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे। हाँ पढ़ ली, थोड़ी देर फ्री बैठे हैं, मजे के लिए, लेजर के लिए पढ़ ली, बस इतना ही। दे ट्रीट नॉवेल्स एज कैजुअल पीसेज ऑफ रिटन टेक्स्ट। ये नॉवेल्स को बहुत कैजुअल ही ट्रीट करते कि हाँ लिखा हुआ कोई चीज़ है, पढ़ लिया थोड़ी देर के एंटरटेनमेंट के लिए, दैट्स इट। दे जस्ट वॉन्ट अ स्टोरी एंड पास देयर टाइम। जब भी ये स्पोर्ट्स पर्सन थोड़े बिजी, थोड़े इनका फ्री टाइम रहता है तो अपने टाइम पास के उससे बस ये स्टोरीज पढ़ते हैं। दे डू नॉट इंडल्ज इन द नॉवल कंटेंट। नॉवल के अंदर जो पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, जो पूरी बात लिखी हुई है, उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज, इतना ज़्यादा डीपली नहीं घुसते हैं ये लोग। ही डज नो दैट अ नॉवल कन्वेज अ स्टोरी। इसको भी पता है, इतना नॉलेज है कि नॉवल स्टोरी कन्वे करता है, यानी एक नॉवल तभी नॉवल है जब वो हमको कोई स्टोरी सुनाए। बट ही इज़ नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट गोइंग थ्रू द स्टोरी। बट इसमें एज सच कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है इसका जवाब सुन के कि ये पूरी स्टोरी रीड करेगा, डीपली समझेगा, एनालाइज करेगा स्टोरी को। नहीं, फ्री बैठा है, बोर हो रहा है, थोड़ी देर पढ़ लेगा एंटरटेनमेंट के लिए, दैट्स इट।
तो ये सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन के बारे में बताया गया है हमको इस ऐसे में। द थर्ड एंड फाइनल टोन, थर्ड एंड फाइनल टोन यानी बिल्कुल जो तीसरे बंदे का जवाब था वो देखते हैं। जब इससे पूछा गया कि व्हाट डज अ नॉवेल डू, तो ये क्या रिप्लाई देगा। द थर्ड एंड फाइनल टोन इज दैट ऑफ एन ऑथर, यानी जो तीसरा बंदा है वो खुद हिमसेल्फ ऑथर ही है, और इनका क्या रिस्पॉन्स होगा वो देखते हैं। हु जस्ट लव्स अ नॉवेल्स कॉन्सेप्ट, इनको नॉवेल का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है क्योंकि ऑथर है, नॉवेल लिखते हैं तो इनको पसंद ही है नॉवेल का कॉन्सेप्ट। दीज काइंड ऑफ पीपल आर डीप रीडर्स, ये लोग बहुत डीप रीडर्स होते हैं, बिल्कुल एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। एंड थिंकर्स, और ऐसा क्यों हुआ स्टोरी में, इस पे बहुत सोच विचार भी करेंगे, थिंक भी करेंगे। दे इंडल्ज इन द स्टोरी, इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वो स्टोरी में बिल्कुल इंडल्ज हो जाएंगे, घुस जाएंगे, इनफैक्ट खुद को पार्ट समझने लगेंगे उस स्टोरी का। एंड गो डीप विद द थॉट ऑफ द राइटर, और राइटर ने जो स्टोरी लिखी है, जो थॉट्स राइटर के दिमाग में होंगे ये स्टोरी लिखते वक्त, एग्जैक्टली वैसा सोचने की कोशिश करते हैं इस तरीके के रीडर्स। ओके, फॉस्टर ऑल्सो डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनर ग्रोथ्स। तो इन तीन तरीके के लोगों के रिस्पॉन्स बताने के बाद फॉस्टर जो हमारे ऑथर हैं फिर एक दूसरी चीज बताते हैं हमारी इस निबंध में, इस ऐसे में, कि एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जो है फाइनर ग्रोथ्स के बारे में, यानी छोटी छोटी ग्रोथ, यानी छोटी छोटी ग्रोथ इन अ स्टोरी। जब आप स्टोरी स्टार्टिंग से रीड करना स्टार्ट करते हो तो एकदम ही क्लाइमैक्स नहीं आ जाता, धीरे धीरे स्टोरी चलती है, एक टाइम रेफरेंस लेते हुए, बीच में कुछ इंसिडेंट होता है और धीरे धीरे स्टोरी में एक कुछ बड़ी सी चीज़ होती है और धीरे धीरे सब शांत होता है, फिर हैप्पी एंडिंग करके एक नॉर्मल एंडिंग हो जाती है। तो फाइनल ग्रोथ यानी धीरे धीरे ग्रोथ लेती है स्टोरी, एक ही बार में एक पेस पे नहीं चलती। द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लॉट, यानी ये पूरा प्लॉट, पूरा सीन जो है स्टोरी के अंदर वो क्रिएट करता है राइटर, और अ कैरेक्टर, और स्टोरी के अंदर कौन से कैरेक्टर, कौन सा हीरो हीरोइन रहेंगे, सब वो सब मेन कैरेक्टर और ये सब रहता है। एंड टेक्निकलिटीज, और छोटी छोटी टेक्निकलिटीज भी होती है कि चलो यहाँ पे मैं इस तरीके का एग्जाम्पल डाल देता हूँ ताकि पब्लिक जो रीडर्स हैं वो बोर ना हो। चलो यहाँ पे कुछ सस्पेंस डाल देता हूँ, सस्पेंस होगा तो लोग क्या होंगे, क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि आगे स्टोरी क्या होगी, नहीं तो बोर हो जाएंगे तो नॉवेल ऐसे आधे में ही छोड़ देंगे। एंड द स्टोरीज बेसिक स्ट्रक्चर मूवमेंट टुवर्ड्स एन एंड कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज फाइनर ग्रोथ्स। तो धीरे धीरे जो स्टोरी का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो स्टोरी पूरी बनाई गई है, वो किसकी तरफ मूव करती है, फाइनर ग्रोथ की तरफ, यानी धीरे धीरे स्टोरी ग्रोथ लेते 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 फाइनली एक एंड की तरफ आती है। तो जो रीडर होता है उसको समझ आता है कि शुरू कैसे हुआ, बीच से बिल्कुल हम एंड तक कहाँ पहुंचे, नहीं तो रीडर्स कंफ्यूज हो जाएंगे और बीच में ही छोड़ देंगे। फिर क्या बताते हैं हमारे ऑथर फॉस्टर जो है, ऑल्सो कनेक्ट द ह्यूमन इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्टोरी एंड स्टोरी टेलिंग इफ देयर इज अ सस्पेंस क्रिएटेड। तो वो बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन्स हैं, हम जो इंसान है, हम स्टोरी टेलिंग यानी अगर किसी को स्टोरी बता रहे हैं तो इस तरीके से बताएं कि कोई सस्पेंस क्रिएट करते हुए, तो सामने वाला क्यूरियस होगा, जानने की इच्छुक हो गया, जिज्ञासु होगा कि अरे क्या होगा, तभी आपकी नॉवेल एक सक्सेसफुल है, नहीं तो फ्लॉप। तो ये जो सस्पेंस एस्पेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्टोरी में। तो यहाँ पे हमारी समरी होती है। नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड यू से आर द फाइनर ग्रोथ्स दैट आर स्टोरी सपोर्ट्स इन अ नॉवेल। तो आप क्या बोलेंगे फाइनर ग्रोथ्स क्या होती हैं जो स्टोरी सपोर्ट करती है एक नॉवेल में। यानी नॉवेल क्या होती है, किताब होती है जिसमें कहानी लिखी गई होती है। तो स्टोरी में, अंदर कहानी में फाइनर ग्रोथ्स क्या होते हैं जो धीरे धीरे चल के एंड तक पहुंचते हैं। तो द फाइनर ग्रोथ्स ऑफ अ नॉवेल आर द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द नॉवेल। फाइनर ग्रोथ का मतलब ही होता है कि स्टोरी के छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स बन के पूरी स्टोरी बनती है। तो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, दैट एन ऑथर इंट्रोड्यूसेस लाइक अ कैरेक्टर और सब प्लॉट और एन आइडिया विच मेक्स अ नॉवेल डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं जो हमारा ऑथर हमको इंट्रोड्यूस कराता है अलग अलग सेक्शन में स्टोरी में, कि देखो ये एक नया कैरेक्टर आया है। जैसे कोई सीरियल देखते हैं तो कभी एक नई बहू आ जाती है घर में, कभी नया चाचा, कभी मामा, कभी मरा हुआ व्यक्ति इंसान जिंदा हो जाता है, कभी कोई मरा हुआ व्यक्ति प्लास्टिक सर्जरी करा के आ जाता है। तो क्या होता है, हम क्यूरियस होते हैं, अरे ये क्या हो रहा है। वैसे नॉवेल भी जब हम स्टोरी रीड करते हैं तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते चले जाते हैं जो हमको ऑथर इंट्रोड्यूस कराता है। सब प्लॉट यानी कोई प्लानिंग दिखती है या कोई आइडिया दिखता है हमें कि कोई नई कॉन्सेप्ट दिखता है जो एक नॉवेल को
दूसरी सारी नॉवेल्स से डिफरेंट बनाता है, तभी तो वो सक्सेसफुल होती है नॉवेल। यस, विदाउट दीज देर इज नथिंग न्यू इन अ नॉवेल टू एडमायर। और इन छोटे छोटे फाइनर ग्रोथ्स अगर ये नहीं होंगे नॉवेल में, तो समझिए आप नॉवेल में कुछ नया नहीं है और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको एडमायर करा जाए या इस नॉवेल को पसंद करा जाए। तो फाइनर ग्रोथ्स ही एक नॉवेल को डिफरेंट बनाते हैं दूसरी सारी नॉवेल से। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फॉस्टर ट्रेस ह्यूमन इंटरेस्ट इन द स्टोरी टू प्रिमिटिव टाइम्स? प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? एंशियंट, पुराने ज़माने का समय, जब अर्ली मैन रहते थे, अर्ली मैन पुराने जब दुनिया चालू हुई थी तब। तो जो हमारे ऑथर हैं फॉस्टर, वो कैसे बताते हैं कि एंशियंट टाइम्स में, पुराने ज़माने में जो ह्यूमंस थे उनका स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट हुआ करता था। यानी कहानी सुनाने और सुनने की प्रथा कोई नई नहीं है, ये एंशियंट प्राचीन काल से चली आ रही है और तब भी लोग इंटरेस्टेड होते थे। तो हमें ये कैसे पता चलता है? तो आंसर देखते हैं। Foster thought storytelling went back to the Neolithic और मे बी इन द पैलियोलिथिक एज। तो फॉस्टर ये सोचते हैं कि जो स्टोरी टेलिंग यानी कहानी बताने का जो कॉन्सेप्ट है, ये नियोलिथिक एंड मे बी पैलियोलिथिक एज यानी उस जमाने से है। नियोलिथिक जब स्टोन एज यानी पत्थर को इंट्रोड्यूस करा गया था सबसे पहले और डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुके थे पत्थर से रिलेटेड, उस जमाने से या उससे भी पहले यानी पैलियोलिथिक एज यानी जस्ट पत्थर को आइडेंटिफाई डिस्कवर किया गया था, तब से स्टोरी टेलिंग चल रही है ये कॉन्सेप्ट। He says one can judge from the skull of a Neanderthal that it listened to stories. Neanderthal कौन होता है? Neanderthal अर्ली मैन, जो अर्ली मैन के बारे में हमने पता है ये वो है। स्कल यानी पूरा दिमाग या पूरी शक्ल जो अजीबोगरीब दिखती थी उस टाइम। तो ऑथर बोलते हैं कि हमने फोटोज देखे हैं गूगल पे, इंटरनेट पे, कि अर्ली मैन की शक्ल देख के कोई ये जज कर सकता है कि ये भी उस जमाने में कहानियां सुना करता था और उसको समझ भी आती थी। He believes that it was just an idle time for the early humans who were tired after hunting. तो जो अर्ली ह्यूमन बींग्स होते थे वो हंटिंग करके यानी कि शिकार पे जाते थे अपना खाना ढूंढने के लिए, और जब पूरे दिन मेहनत मशक्कत करके थक के आते थे तो ये एक आइडल टाइम, एक बिल्कुल सही वक्त था उनका स्टोरी सुनने का, कि जब थक के आए हैं, थोड़ा थके भी हैं लेकिन कुछ अपने लिए टाइम निकालने के लिए बोर हो रहे हैं तो क्या करें, कहानी सुनने का सबसे बेस्ट टाइम। तब ये लोग कहानी सुना करते थे। ओनली द सस्पेंस ऑफ अ स्टोरी हेल्ड देम। सोचिए पूरे दिन का कितना थके हुए रहते होंगे वो, तो एक सेकंड में सो जाएं, लेकिन जब जो भी उनको स्टोरी सुनाता था वहां पर उस वक्त वो सस्पेंस वाली स्टोरी सुनाता था, यानी कि सस्पेंस कि आगे अब क्या होगा, वही चीज उनको हेल्ड देम यानी होल्ड करके रखती थी और वो सोते नहीं थे कि हमें तो सुनना है। आफ्टर विच दे वर सो डिसइंटरेस्टेड दैट दे मे हैव इवन किल्ड द मैन। और जैसे ही उनको सस्पेंस पता चल जाता था वो इतना डिसइंटरेस्टेड हो जाते थे, यानी इतना थक जाते थे और अब उनको नींद भी आ रही होती थी थकने के बाद, कि वो उस आदमी को जो स्टोरी सुना रहा है उसको ही किल कर देने का सोचते थे कि इसको मारो और सो जाओ। बस उनके अंदर जो चीज़ उनको पकड़ के रखती थी वो क्या पकड़ती थी? सस्पेंस। तो सस्पेंस फैक्टर इज इंपॉर्टेंट इन योर स्टोरीज। नेक्स्ट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन द नरेशन ऑफ अ स्टोरी। अब अगर कोई स्टोरी का नरेशन हो रहा है यानी कोई स्टोरी हमको नरेट कर रहा है, सुना रहा है, या हम उनकी स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो उसमें टाइम फैक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है? यानी एक प्रॉपर स्टार्टिंग और एंडिंग और बीच में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पूरी स्टोरी का क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आंसर है टाइम इज सेंट्रल टू द नरेशन ऑफ एवरी स्टोरी। जब कोई स्टोरी का नरेशन करता है यानी कहानी सुनाता है तो टाइम इज सेंट्रल यानी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। अ नॉवेलिस्ट कांट राइट अ स्टोरी विदाउट इट। जो नॉवेलिस्ट होता है यानी जो नॉवेल्स लिखता है वो टाइम एस्पेक्ट के बिना स्टोरी लिख ही नहीं सकता, वरना कहाँ से कब स्टोरी शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई किसी रीडर को समझ नहीं आएगा। द स्टोरी शुड फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड क्रोनोलॉजी विदाउट विच द स्टोरी कैन नॉट मेक सेंस। तो जो आपकी स्टोरी है वो एक क्रोनोलॉजी मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाए या सीरियल ऑर्डर बनाए कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था, फिर क्या हुआ। प्रॉपर क्रोनोलॉजी यानी प्रॉपर सीक्वेंस होना ज़रूरी है।
अगर ये क्रोनोलॉजी या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नहीं रहा तो स्टोरी कैन नॉट मेक सेंस, यानी रीडर्स को समझ ही नहीं आएगी। एंड द नॉवल कैन नॉट बी अंडरस्टूड, और जो नॉवल लिखी है इतनी मेहनत से वो अंडरस्टूड यानी समझ ही नहीं आएगी लोगों को। नॉवेल्स ऑलवेज नीड अ क्लॉक, नॉवेल्स लिखते वक्त हमेशा नॉवेलिस्ट को एक क्लॉक की ज़रूरत रहती है कि मुझे इतने टाइम में नॉवल लिख के ख़त्म करनी है, और मैं जो लिख रहा हूँ वो टाइम रेफरेंस होना चाहिए, यानी ज़िंदगी भर नॉवल नहीं चल सकती। रीडर एक टाइम पे पढ़ना शुरू करेगा और उसको ख़त्म करनी होगी, अगर चलती ही रहेगी तो बोर हो जाएगा, नॉवल साइड रख देगा कि नहीं पढ़नी भाई, कितनी बड़ी नॉवल है। तो नॉवेल्स ऑलवेज नीड अ क्लॉक बिकॉज इट नरेट्स इवेंट्स एज इट हैपेंड वन आफ्टर द अदर, क्योंकि नॉवल यानी जो स्टोरी उसमें होती है, उसमें जो इवेंट्स होते हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो स्टोरी में अलग अलग चीज़ें होती हैं जो वन आफ्टर दी अदर हुई हैं, यानी एक के बाद एक चीज़ें जो सीक्वेंस में हुई हैं, वो होना इंपॉर्टेंट होता है। और वो नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक हस्बैंड वाइफ की कहानी चल रही कि हस्बैंड वाइफ था, पहले वो लोग कॉलेज में मिले, फिर हस्बैंड वाइफ बने, फिर शादी हुई, तो हमको समझ में आएगा। बोल दिया अरे बच्चे उनके बच्चों की कहानी बताना स्टार्ट कर दी, तो आप बोलोगे नहीं कहाँ से आए, माँ बाप कौन थे, कैसे मिले, कैसी शादी, लव थी कि अरेंज थी, क्या थी। तो प्रॉपर एक सीक्वेंस होना इम्पॉर्टेंट है, तभी रीडर्स को समझ आएगी। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये समरी एंड क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पे जाइए विच इज़ magnetbrains.com। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरीके के आपको ऑप्शंस देखेंगे कि CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, जो भी आपको देखना है उस पर क्लिक करिए। फॉर एग्जाम्पल आपको CBSE इंग्लिश मीडियम देखना है तो इस पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ हॉर्नबिल इंग्लिश, वोवन वर्ड्स इंग्लिश, स्नैपशॉट्स इंग्लिश, सब सब्जेक्ट्स के अलग अलग ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वोवन वर्ड्स इंग्लिश के वीडियोस देखने तो उस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ वीडियोस आ जाएंगी इस बुक की। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट वीडियो देखना है तो उस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो मेरे पास एक गुड न्यूज़ है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने अपना एक हिंदी चैनल भी स्टार्ट कर दिया है। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट and share it amongst your friends, and also do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel. तब तक लिए bye bye and take care.